हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार उसका इरादा अक्षत को जान से मारने का था, लेकिन बदकिस्मती से वह गोली अक्षत को न लगकर खुशी की गोद में छोटे से अंश को लग गई और वह मासूम सा 1.25 साल का बच्चा गोली के एक अटैक से ही दर्द भरी चीख के साथ खून से लथपथ हो गया। यह नज़ारा देखते ही अक्षत और खुशी के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोगों की धड़कन मानो बंद सी हो गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया वह क्या करे, और बिल्कुल इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर विवान खन्ना फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। अपनी ही आंखों के सामने अपने पति और बच्चे को इस कंडीशन में देखकर खुशी तो पैनिक करते हुए बेहोश हो गई और अक्षत भी लगभग अपने होश खो बैठा था। तो वहीं दूसरी तरफ अयान खान ने जैसे ही गोली चलाई, अगले ही पल सभी की सांसें रुक गई और रूही की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि अयान खान ने यह गोली समीर पर चलाई थी, लेकिन अगले ही पल मिस्टर अब्दुल्ला बीच में आ गए और अब यह गोली मिस्टर अब्दुल्ला के सीने के आर पार हो चुकी थी। यह नज़ारा कुछ इस तरह था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। मिस्टर अब्दुल्ला, जो कि व्हील चेयर पर थे, एकदम से अपने दिल पर हाथ रख पीछे की तरफ गिर गए और अयान खान के हाथ से गन छूट गई। आज अपने ही हाथों अपने डैड को मरते हुए देखकर वह अपनी जगह पर जम गया था कि तभी रूही रोते हुए जल्दी से मिस्टर अब्दुल्ला को संभालते हुए बोली, मामू जान, यह क्या किया आपने? कोई डॉक्टर को बुलाओ। समीर प्लीज मेरे मामू जान को बचा लो समीर। रूही को रोते हुए देखकर समीर जल्दी से पास में लगा हुआ एक कर्टन जोर से खींचकर उतारता है और मिस्टर अब्दुल्ला के जख्म पर तेजी से बांधते हुए बोला, ओह माय गॉड, इनका ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, इन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा वरना। हाँ तो ले चलो ना, देर किस बात की है। रूही, जिसने खुद अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेट रखा था क्योंकि उसने नाम मात्र के ही कपड़े पहन रखे थे, तो वहीं अयान खान का दिमाग सुन रह गया। रिया भी मुंह फाड़े यह नज़ारा देख रही थी और तभी निकिता घबरा कर बोली, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन रूही, तुम कुछ कपड़े पहन लो, तुम्हारा इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं है। रूहान बेटा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर निकिता जल्दी से बाहर की तरफ भागी, तो वहीं समीर मिस्टर अब्दुल्ला को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। इस दौरान उसके कुछ बैंड, जो कि फिलहाल कच्चे थे, ज़्यादा मसल एक्टिविटी होने के कारण वह दर्द होने लगे थे। कुछ में से तो ब्लड भी आने लगा था, लेकिन समीर ने अपना ख्याल नहीं रखा और वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। तो वहीं निकिता की बात को समझ रूही जल्दी से रिया को हिलाते हुए, रिया मुझे कुछ कपड़े दो। कपड़े? मैं? रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले, तो रूही गुस्से में, तुम रहने दो। वह जल्दी से अयान खान के कमरे में बने हुए क्लोजेट रूम में दौड़ी और अगले ही पल उसे वहां लेडीज के कुछ कलेक्शन मिले। रूही जल्दी से एक अनारकली सूट पहन बाहर की तरफ भागी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह झटके से पलटकर पीछे देखती है, जहां अयान खान अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए आज पहली बार अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो। यह सुनते ही रूही दांत पीसते हुए आंखों में आंसू लिए उसका हाथ झटक बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बात याद रखना अयान खान, अगर उन्हें कुछ हो गया ना, देन आई स्वेयर आई विल किल यू। रूही जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गई और उसकी बात सुनकर अयान खान अपनी जगह पर पत्थर बन गया, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। दूसरी तरफ निकिता के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर अब्दुल्ला और समीर के बैठने में मदद कर रहे थे। ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट पर था, निकिता रूहान के साथ पीछे वाली गाड़ी में बैठी थी। रूही समीर और मिस्टर अब्दुल्ला की मदद कर रही थी। समीर मिस्टर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यह अयान खान था। अयान खान को देखते ही समीर गुस्से से मुंह बनाते हुए, अयान खान तुम? बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। रूही जल्दी गाड़ी में बैठो। रूही के पास भी फिलहाल ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसीलिए वह जल्दी मिस्टर अब्दुल्ला के साथ गाड़ी में बैठकर समीर से बोली, समीर तुम निकिता दीदी की गाड़ी में आ जाना। समीर भी बात को समझकर हाँ में सिर हिलाता है। अगले ही पल मिस्टर अब्दुल्ला की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रूही उनके लिए रोते हुए बोली, मामू जान आप फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही डॉक्टर के पास। कि तभी मिस्टर अब्दुल्ला, जो अब लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, किसी तरह गहरी सांस लेते हुए बोले, बस भी करो रूही, अब और नहीं बेटा, मेरी आखिरी घड़ी आ चुकी है और सच कहूँ तो अब जीने का दिल भी नहीं करता। नहीं मामू जान, ऐसी बातें ना करें, कुछ नहीं होगा आपको, हम हैं ना, हम आपको। नहीं रूही, मेरी बात सुनो बेटा,
जिंदगी में हर इंसान का वक्त आता है और मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अयान खान, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक तुम अपनी जिस प्यारी बहन की मौत की जिम्मेदार रूही और उसके भाई को समझते हो, सच यह है कि उसकी मौत में कोई जिम्मेदार नहीं था। यह सच है। अमारा की मौत पानी के अंदर हुई थी, लेकिन उसकी वजह पानी नहीं था, बल्कि उसे हार्ट अटैक आया था। यह सुनते ही रूही और अयान हैरान रह गए। व्हाट? हार्ट अटैक? लेकिन मामू जान। हाँ, हार्ट अटैक। बदकिस्मती से एक बाप होने के बावजूद हमें इस बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि हम किसी बिजनेस डील के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। लेकिन हमारे जाने के बाद अचानक अमारा को कुछ दिनों से सीनों में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। चेकअप के बाद अमारा और उसकी अम्मी जान को मालूम हुआ था कि अमारा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसकी जान कभी भी जा सकती है, और इसीलिए उसने अपनी अम्मी जान के खिलाफ अचानक तुम्हारे भाईजान से शादी की थी, क्योंकि वह मरने से पहले अपने प्यार को हासिल करना चाहती थी। इस बारे में तुम्हारी अम्मी जान के अलावा सिर्फ अमारा ही जानती थी, और इसीलिए उस दिन तुम्हारे भाई सलीम ने जब उसे पानी में फेंका, वह तो डूब कर मर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी स्विमर थी। वह इसीलिए मरी थी क्योंकि उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया था। यह बात पोस्टमार्टम में भी साबित हो गई थी। लेकिन मेरी बेगम अयान खान की अम्मी जान तुम्हारी फैमिली और भाई से इतनी नफरत करती थी कि उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपा दिया। मुझे खुद इस बारे में बाद में मालूम हुआ था, जब मेरे हाथों पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी थी। मैं अयान खान को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तब तक उसने तुमसे शादी कर ली थी। तुम अयान खान से प्यार करती थी और मुझे लगा कि अयान भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं बताया था कि अयान खान तुम्हारे साथ किस तरह पेश आता है। यह तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ। अब मैं अयान खान को सच बताना भी चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसे यही लगेगा कि मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। मैंने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि कुछ देखना ही नहीं चाहता था। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल उसे अपनी मोहब्बत का एहसास होगा, लेकिन मैं गलत था। उसने तो मुझसे भी नाता तोड़ लिया और तुम्हें इस कदर दर्द दिया कि आखिरकार तुम उस कैद से भाग निकली। तुम्हारे जाने के बाद सच कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन आज तुम्हारे बेटे रूहान की आंखों में मेरे और अपने बाप के लिए नफरत देखकर मुझे आज सचमुच अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। रूही मेरी बच्ची, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सचमुच बहुत सेल्फिश हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि तुम अयान के साथ रहो ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए, पर मैं यह भूल गया था कि आखिर तुम भी एक इंसान हो। तुम्हें भी हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। रूही मेरी बच्ची, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मरने से पहले मेरी तुमसे एक आखिरी इल्तिजा है। प्लीज़ प्लीज़ अगर हो सके तो मेरा कफन दफन मेरे पोते के हाथ से करवाना। कम से कम मैं मरने के बाद तो सुकून से रह सकूं। अपने मामू जान की बात सुनकर जहां एक तरफ रूही बेइंतहा रो रही थी, तो वहीं अयान खान अपनी ही जगह पर जम गया। अगले ही पल वह लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। कार से निकलकर अयान खान चिल्लाते हुए डॉक्टर और स्ट्रेचर लाने की डिमांड कर रहा था। वह जल्दी से अपने बाबा जान को बाहों में उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाता है। प्लीज़ इनका जल्दी ट्रीटमेंट करो, इन्हें गोली लगी है, प्लीज़ इन्हें बचा लो, इन्हें कुछ नहीं। इससे पहले वह आगे कुछ कहता, डॉक्टर ने मिस्टर अब्दुल्ला को चेक किया और अपना सिर हिलाते हुए बोले, आई एम सॉरी, पर अब यह नहीं रहे। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। और डॉक्टर के यह शब्द सुनते ही अयान खान और रूही हैरान रह गई। अयान खान तो पैनिक करते हुए अचानक ही डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे नहीं रहे यह? अरे अभी अभी तो बात कर रहे थे और तुम लोग कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, इनका ट्रीटमेंट करो, यह अभी बोल उठेंगे, तुम देखना यह अभी। कि तभी समीर पीछे से आने वाली एक गाड़ी से बाहर आया। उसे देखते ही अयान खान जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपने अब्बूजान की तरफ ले जाते हुए बोला, समीर समीर, तुम तो डॉक्टर हो ना? देखो देखो यह डॉक्टर क्या कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि अब्बूजान नहीं, तुम इनका ट्रीटमेंट करो। अयान खान की बात सुनकर समीर जल्दी से मिस्टर अब्दुल्ला को चेक करता है, जिसके बाद वह धीरे से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, आई एम सॉरी रूही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही रूही जोर जोर से रोने लगी। अयान खान अब समीर पर गुस्सा कर रहा था। अरे यह तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भी पागल हूँ। अपने दुश्मन से कह रहा हूँ कि मेरे डैड को बचाए। नहीं, मैं उनके लिए एक अच्छा डॉक्टर लेकर आऊँगा। हाँ,
इतना कहकर वह जल्दी से अस्पताल के कॉरिडोर में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है यहाँ? यहाँ का बेस्ट डॉक्टर कहाँ है? यहाँ का बेस्ट डॉक्टर कहाँ है? अयान खान पागलों की तरह हरकत कर रहा था कि तभी किसी ने अचानक उसका कंधा पकड़ा, अपनी तरफ किया और खींचकर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले ही पल अयान खान का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वह हैरानी से अपनी नज़र उठाकर सामने देखा है। रूही अपनी आंखों में आंसू लिए दांत पीसकर बोली, बस भी करो अयान खान, यह सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें उनकी बहुत फिक्र है? नहीं अयान खान, नहीं, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, तुम्हें बस हमेशा अपनी पड़ी रहती है। देखा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वह अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें। तुमने तो मुझे और समीर को मारने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस तुम्हारा निशाना गलत हो गया। यू नो व्हाट, तुम एक काम करो, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है, तो मुझे मार दो, सारा किस्सा ही ख़त्म कर दो। बहुत नफरत करते हो ना मुझसे। आज तक सिर्फ मुझे तकलीफ़ देने के लिए तुमने न जाने कितने ही लोगों को तकलीफ़ दी है। तो देखो अयान खान, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से दर्द में रही हूँ और आज भी हूँ। देखो मैं रो रही हूँ, हर बार तुम्हारी चाहत मेरे आंसू ही होते हैं। ध्यान से देखो अयान खान, मेरे इतने आंसुओं से तुम्हारा मन तो नहीं भरा होगा। तुम एक काम करो, जिस तरह तुमने अपने अब्बू जान को मारा है वैसे ही मुझे भी मार दो, तब जाकर शायद तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। जिस तरह सालों पहले तुमने अपनी बहन की मौत का गुनहगार समझकर मेरे भाई को जान से मार डाला, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हर पल हर घड़ी मुझे तकलीफ़ दी। प्यार की उम्मीद करती थी तुमसे, लेकिन तुमने तो मुझे इंसानियत भी नहीं दी। इसी तरह आज तुम मुझे भी मार दो। सचमुच मुझे यह समझ नहीं आता तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम्हें सचमुच किसी की तकलीफ़ से तकलीफ़ नहीं होती? आखिर तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? रूही तड़फ कर अपने बाल नोचते हुए रोते हुए खुद से बोली, या खुदा, या खुदा, या खुदा, यह किस गुनाह की सज़ा दी है तूने मुझे? आखिर क्यों इस बेदर्द इंसान से मैंने इतनी मोहब्बत की थी? अरे इंसान अपने दरवाजे पर एक कुत्ता भी पाल लेना तो आज नहीं तो कल उसे उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन यह इंसान जो मेरे सामने खड़ा है न जाने किस फौलाद का बना है। इसे कभी भी मुझ पर ना तो दया आई और ना ही मेरे दर्द से तकलीफ़ हुई। क्यों खुदा, आखिर क्यों? किस गुनाह की सज़ा मिली है मुझे, किस गुनाह की? रूही जोर जोर से रो रही थी और उसकी बातों को सुनकर अयान खान किसी मूर्त की तरह अपनी ही जगह पर जमा हुआ था। आज पहली बार उसने रूही को कुछ नहीं कहा था। तो वहीं समीर, निकिता और रूहान रूही को रोता हुआ देख धीरे से उसके पास आई। समीर ने रूही के कंधे पर हाथ रखा। रूही संभालो खुद को, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर। इससे पहले समीर अपनी बात पूरी करता, रूही एकदम से उसके सीने से लिपट गई और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबाकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, समीर प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। समीर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। समीर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज़ मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं इस इंसान का जिक्र भी ना सुन पाऊँ। प्लीज़ समीर, मुझे अपने साथ। इससे पहले वह अपनी बात पूरी करती, समीर एकदम से रूहान को अपनी गोद में उठा लेता है और रूही का अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ, मेरी दुनिया में, वह दुनिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। समीर उसे अपने साथ ले जाने लगा तो वहीं अयान खान उन तीनों को जाता हुआ देख ही रहा था। अब तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। आज पहली बार रूही को जाता हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी उससे दूर जा रही हो। वह रूही को यूं ही देख ही रहा था जब अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा नज़ारा घूमने लगा, जहाँ लगभग 12-13 साल की रूही, जिसने 2 चोटी कर रखी थी, खूबसूरत सी फ्रॉक पहने अपने हाथों में गुलाब का फूल लिए मुस्कुराकर अयान खान को देख रही थी। अयान, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए, बड़े होकर आप मुझसे शादी करेंगे। यह शब्द कहते हुए वह लड़की बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देखते हुए सामने खड़ा लड़का मुस्कुरा रहा था, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सी लड़की दुल्हन के लिबास में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ से चलकर आ रही थी। वह लड़की दिखने में आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। सर पर दुल्हन का आंचल और उससे भी ज़्यादा उसकी चमकती हुई खूबसूरत आंखें। उन आंखों में अयान खान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। अयान खान उस लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। अगले ही पल उसने अपनी बाहें फैला दी तो वह लड़की मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अयान खान भी अपनी आंखें बंद कर उसे कस के अपने सीने में दबोच लेता है। आई लव यू अयान, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू रूही, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 सारा।
इन शब्दों को कहते हुए अयान खान ने अपने सीने से लगी हुई दुल्हन के लिबास में उस खूबसूरत सी लड़की का चेहरा उठाकर अपने सामने किया और जैसे ही उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा, अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह लड़की रूही नहीं बल्कि रिया थी। अचानक रूही की जगह रिया को देखकर अयान खान झटका खाकर उसे खुद से दूर करता है। वह अपनी बेचैन नज़र घुमाकर सामने देखता है, जहाँ रियल लाइफ में रूही समीर के साथ जा रही थी और साथ ही जा रहा था उसका बच्चा रूही, जिसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। समीर उसे बहुत प्यार से गाड़ी में बैठाकर खुद उसकी बगल में बैठ जाता है। निकिता का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी समीर रूही के माथे पर हल्के से किस करते हुए उसके चेहरे को हाथों में थामकर कुछ कह रहा था, जो देखते ही अयान खान के तन बदन में आग लग गई। वह अपने होश में आकर दांत पीसते हुए, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रूही, रूही रुको, रूही स्टॉप। वह तेजी से रूही की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि तभी अचानक ही कुछ पुलिस वालों ने उसे आगे से घेर लिया। मिस्टर अयान खान, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने अब्बू जान को गोली मारकर मर्डर करने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यह सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। निकिता का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी समीर रूही के माथे पर हल्के से किस करते हुए उसके चेहरे को हाथों में थामकर कुछ कह रहा था, जो देखते ही अयान खान के तन बदन में आग लग गई। वह अपने होश में आकर दांत पीसते हुए, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रूही, रूही रुको, रूही स्टॉप। वह तेजी से रूही की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि तभी अचानक ही कुछ पुलिस वालों ने उसे आगे से घेर लिया। मिस्टर अयान खान, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने अब्बू जान की गोली मारकर मर्डर करने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यह सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर सामने रूही और समीर को जाते हुए देखा और पुलिस वालों को साइड करने की कोशिश करते हुए कहा, एक मिनट, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। रूही 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 तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, रूही रुक जाओ, स्टॉप इट रूही। यह सुनते ही रूही ने अपनी नज़र उठाकर अयान खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे, लेकिन साथ ही दिल में अयान खान के लिए गुस्सा। वह दांत पीसते हुए गाड़ी का शीशा बंद करते हुए समीर से बोली, समीर जल्दी चलो यहाँ से, मामू जान के आखिरी सफ़र की तैयारी करनी है। रूही के ऑर्डर को सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रूही की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। रूही के इस एक्शन को देख अयान खान उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। रूही मेरी बात सुनो, रूही तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती, रूही स्टॉप इट, रूही तुम मेरा बच्चा। वह कुछ दूरी पर भागने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी बांधते हुए बोले, बस बहुत हुआ, खबरदार जो भागने की कोशिश की, चुपचाप जेल चलो, समझे। हे स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अपने वकील से बात करनी है, जस्ट लीव मी। ओ हेलो मिस्टर, जिससे भी बात करनी है जेल चलकर बात करना। एक तो अपने बाप का मर्डर कर दिया, उसके बाद भी देखो एटीट्यूड। अयान खान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले गए। इस वक्त अयान खान की आंखों में दर्द और इमोशन साफ नजर आ रहे थे। वह बार बार पलटकर सड़क के उस रास्ते को देख रहा था जहां रूही समीर के साथ गई थी। उसने एक नज़र पलटकर अपने बाबा जान की डेड बॉडी की तरफ देखा, जिन्हें स्ट्रेचर पर सुलाए हुए वाइट चादर से कवर कर एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। अपने बाबा जान की लाश को देखकर अयान खान की आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे। अब उसके कानों में उसके बाबा जान के शब्द गूंज रहे थे, अयान खान अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाए। एक वक्त आए जब तुम हर मोड़ पर खुद को अकेला पाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम उसे सुधार ना पाओ। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो जाए और तुम पछताने के सिवा कुछ ना कर पाओ। इन शब्दों को याद करते हुए अयान खान की आंखों के सामने रूही का वह सालों पुराना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसकी तड़फ और दर्द भरी आवाज़ गूंज रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए और वहीं दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे बड़े अस्पताल में अक्षत और अंश का ऑपरेशन हो रहा था। खुशी भी एक वार्ड में बेहोश पड़ी थी। निकिता, रुद्र सिवाय गौरी, सोना और राजीव को जैसे ही अक्षत और अंश की सिचुएशन के बारे में खबर मिली थी, सभी हॉस्पिटल में उन सभी के लिए परेशान हो रहे थे। अक्षत, जिसे गिनती के 3 गोलियां लग चुकी थी, और छोटा सा 1.25 साल का अंश, उसे भी एक गोली लगी थी। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी।
खुशी तो इस सिचुएशन को देखते ही बेहोश हो गई थी और उसकी कंडीशन को देखते हुए निकिता ने भी डॉक्टर को फिलहाल उसे होश में लाने के लिए मना कर दिया था। खुशी जो कि कुछ दिन पहले ही अपने ट्रामा से बाहर निकली थी, निकिता नहीं चाहती थी यह सिचुएशन देखकर वह पैनिक करने लगे। निकिता की आंखों में आंसू थे और वह रुद्र के सीने से लिपटकर रोते हुए बोली, रुद्र, यह क्या हो रहा है हमारे घर में? खुशी की जिंदगी से यह दर्द और तकलीफ जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारा छोटा सा अंश, वह ठीक तो हो जाएगा ना? निकिता को रोते हुए देखकर रुद्र को भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहकर उसे दिलासा दे, क्योंकि फिलहाल वह भी काफ़ी तकलीफ में था। जिंदल फैमिली पर मुसीबत टूट पड़ी थी, फिर भी वह अपनी बीवी को संभालने की कोशिश कर रहा था। गौरी और सोना भी 2 छोटे बच्चों को संभाल रही थी, निकिता का बेटा अध्रव और गौरी की 2 महीने की बेटी। वह सभी लोग बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि अक्षत, जिंदल और अंश दोनों की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। फिलहाल उन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर निकिता, रुद्र, बाकी सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। लगभग 48 घंटे बाद खुशी होश में आ चुकी थी और अब उसका रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका पति तो दूसरी तरफ उसका बेटा। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे और इस सिचुएशन से कैसे डील करे। खुशकिस्मती से अक्षत को भी होश आ गया, लेकिन सिचुएशन अंश के लिए बड़ी मुश्किल थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस पर अक्षत और खुशी टूट कर बिखर गए थे। अब जाकर अक्षत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे यह रियलाइज हुआ कि वह अपने बच्चे से प्यार करता है। उसने अब तक जो भी बेवकूफ़ियाँ की वह उस पर शर्मिंदा था। अक्षत एक नास्तिक था, उसे भगवान पर यकीन नहीं था, लेकिन खुशी के साथ रहकर उसने खुशी के लिए खुद को भगवान पर यकीन दिलाने शुरू कर दिया था। और बस आज उसने खुदा से वादा किया कि अगर उसका बेटा अंश बच जाता है तो वह उसे बहुत प्यार करेगा। वह नहीं चाहता उसका बच्चा उससे दूर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह जिंदगी भर खुद से नज़र नहीं मिला पाएगा। फाइनली खुशी और अक्षत की रिक्वेस्ट ऊपर वाले ने सुन ली और अंश को भी होश आ गया। अक्षत तो जैसे उसकी ज़िंदगी मिल गई। उसने तड़प कर अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। ऊपर वाले का 1000 शब्दों में शुक्रिया किया। अक्षत और अंश कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहने वाले थे। इस दौरान दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अब खुशी को लेकर दोनों बाप बेटे में थोड़ी बहुत नोकझोंक ही होती थी। हालांकि खुशी को अपने बच्चे की भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन अक्षत उसके दिल की हर बात समझ सकता था। जिंदल फैमिली को खुश देखकर रुद्र और निकिता भी काफ़ी खुश थे और उनके वफादार लोग भी। इस एक्सीडेंट में एक अच्छी बात हुई थी कि अक्षत को उसकी यादें वापस आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद अक्षत को और अंश को डिस्चार्ज मिल गया था। अब अक्षत को अपने वफादार आदमी जावेद की याद आई, जो कि इटली में खुशी के ऊपर हुए हमले के दौरान ही कोमा में जा चुका था। लेकिन वहां जाकर उसे एक और झटका मिला। अक्षत के पहुंचने से पहले जावेद की मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी थी। यह खबर मिलते ही खुशी, अक्षत और उनके साथ काम करने वाले हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए थे। जावेद की मौत खुशी को प्रोटेक्ट करने के कारण हुई थी। खुशी इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन जावेद की पत्नी जोया ने खुशी को यह कहते हुए शांत किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह जावेद की किस्मत थी। जोया को इस बात की खुशी है कि उसके पति ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दी। जोया के शब्दों से खुशी को तसल्ली तो हुई थी, लेकिन सच तो यह था कि जोया का दर्द खुशी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। जोया जो कि पहले ही विधवा थी, जावेद ने उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अपने पति को खो देना जोया के लिए काफ़ी तकलीफ भरा था। जावेद के कफन दफन के बाद खुशी बहुत रिक्वेस्ट करके जोया को अपने साथ इंडिया ले आई थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी से पहले भी उसके सौतेले चाचा चाची ने उसे एक शेख के हाथों दुबई में बेच दिया था, जहां से जावेद ने उसे बचाया था और बाद में उसके साथ शादी की थी। लेकिन अब जावेद के मरने के बाद जोया फिर से अकेली हो गई थी। हालांकि जोया जावेद के पुराने घर इटली में रहना चाहती थी और उसकी यादों के सहारे अपना गुजर बसर करना चाहती थी, लेकिन खुशी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इंडिया में वापस जिंदा विला आकर जोया काफ़ी दुखी रहती थी। उसे हर पल जावेद की याद आती थी, लेकिन यहाँ सिवाय की छोटी सी बेटी श्रेया, अक्षत का बेटा अंश और रुद्र का बेटा अध्रव, उन तीनों बच्चों के साथ उसका दिल कहीं बहलने लगा था। खुशी जोया को देखकर हर पल खुद को उसकी इस सिचुएशन का जिम्मेदार मानते हुए कोसती रहती थी और खुशी की सिचुएशन को देखकर अक्षत ने डिसाइड किया
कि वह जोया की शादी किसी और से करवा देगा। अक्षत ने निकिता और सोना से कहकर जोया को इस बात के लिए राजी करने को कहा, लेकिन जोया ने तीसरी बार शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब वह अपनी सारी जिंदगी सिर्फ जावेद को याद करके ही गुजार लेगी, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जोया के फैसले से खुशी को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले गुजारना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त गुजर गया था। दूसरी तरफ मिस्टर अब्दुल्ला की मौत के बाद रूही शोक मनाने के लिए कुछ दिन तक उनके घर में रह रही थी। यहाँ डॉक्टर समीर और रूहान भी उसके साथ थे, लेकिन अब फाइनली कानूनन अब इस घर से जाने का वक्त हो चुका था, क्योंकि अब यह प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से मिस्टर अयान खान की थी और रूही ने कोर्ट में अयान खान के तलाक का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जल्द ही होने वाली थी। रूही अब मिस्टर अब्दुल्ला के घर से निकलकर समीर के साथ उसके घर जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में मायूसी और तकलीफ थी, जिसे समीर संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी समीर को वकील का कॉल आया। जी वकील साहब। ओके। समीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर रूही से कहा। रूही, वकील साहब का फ़ोन था। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अयान खान अभी जेल में है और उसने अपने डैड का कत्ल किया है, कोर्ट को लगता है कि अयान खान को लंबी सज़ा हो सकती है। इस बिना पर कोर्ट ने तुम लोगों की डिवोर्स की अर्जी एक्सेप्ट कर ली है। बस पेपर की कुछ फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट पर तुम्हारे और अयान खान के सिग्नेचर चाहिए। वकील साहब, अयान खान के पास जेल में जा रहे हैं, इसके बाद डाइवोर्स फाइनल। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही खिड़की के बाहर मायूसी से देखते हुए कोई जवाब नहीं देती कि तभी उसकी खामोशी को समझकर समीर ने एक नज़र रूहान को देखा, जो कि गाड़ी में ही बैठे बैठे सो गया था। रूहान को देखते हुए समीर ने पूछा, रूही एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सचमुच, मेरा मतलब है रूहान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे। समीर अपनी बातों को कहने से हिचक रहा था कि तभी रूही अपनी नज़र समीर की तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, ड्राइवर, गाड़ी को जेल की तरफ ले चलो। रूही की आंखों में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके ऑर्डर को सुनकर समीर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ ही देर में रूही समीर के साथ जेल के अंदर एंटर करती है। इस वक्त समीर के कंधे पर छोटा 6 साल का रूहान सोया हुआ था। रूही के साथ वकील साहब थे और वहीं अयान खान, जो कि अपने जेल के सेल में एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था। उसे पुलिस वालों ने खबर दी, सुनो अयान खान, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? अयान खान ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, जहां रूही समीर और रूहान के साथ खड़ी थी। आज पूरे 3 महीने बाद रूही को देखकर अयान खान की आंखों में चमक आ गई। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर जल्दी से दौड़कर रूही के पास गया, लेकिन उन दोनों के लोहे के कुछ दायरे बने हुए थे। अयान खान ने तुरंत लोहे के उन सलाखों को पकड़ लिया। रूही तुम मुझसे मिलने आई हो। रूही, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे। अयान खान की आंखों में चमक और होठों की मुस्कान उसकी आवाज़ में तड़फ यह जाहिर कर रहे थे कि उसे रूही से मिलकर कितनी खुशी हो रही है। शायद उसकी आंखों में कोई उम्मीद थी, जिसे रूही भी समझ चुकी थी, और इस उम्मीद के जलते हुए दिए को देखकर डॉक्टर समीर का दिल जल रहा था। हाँ, उन्हें तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह रूही से बचपन से प्यार करते थे और अब कहीं ना कहीं उन्हें यह उम्मीद थी कि रूही उनकी हो जाएगी। अपनी मोहब्बत पर किसी और की नज़र दुनिया में कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही हाल डॉक्टर समीर का भी था। वह एक नज़र रूही को देख अपने दिल की धड़कन को काबू करते हुए धीरे से बोले, रूही, तुम बात करना चाहो तो कर लो, मैं रूहान को लेकर बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर समीर वहाँ से जाने लगे कि तभी उन्होंने अचानक अपने शर्ट पर किसी की पकड़ महसूस की, जिसे महसूस करते ही उन्होंने पलट कर पीछे देखा। यह कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही की आंखों में कुछ इमोशंस थे, जिन्हें डॉक्टर समीर और साथ ही अयान खान भी समझ रहे थे। रूही के हाथ किसी और के कपड़ों पर देख, उसकी आंखों में किसी और के लिए इमोशन देख अयान खान के तन बदन में आग लगने लगी। उसकी पकड़ सलाखों पर कस गई और वह दांत पीसने लगा। उसकी आंखों में डॉक्टर समीर और रूही के करीब देखकर जलन, तकलीफ साफ नजर आ रही थी। इसके साथ ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए तो पूरे सेल में खामोशी छा गई कि तभी रूही ने कहा, वकील साहब, पेपर्स दीजिए। और इन शब्दों को सुनते ही अयान खान अपनी फटी फटी आंखों से सामने खड़े वकील को देख रहा था, जो कि रूही के कमांड को सुनते ही अयान खान के सामने पेपर रखकर बोला, मिस्टर अयान खान, आपको इन पेपर पर साइन करना होगा। पेपर? कैसे पेपर? यह पेपर है
आपके और मिस रूही के डाइवोर्स के। कोर्ट ने इसकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली है। आपको बस सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से आज़ाद और जुदा हो जाएंगे। अब से रूही खातून आपकी बीवी नहीं होगी। वकील साहब के यह शब्द सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। रूही ने कहा, वकील साहब पेपर दीजिए। और इन शब्दों को सुनते ही अयान खान अपनी फटी फटी आंखों से सामने खड़े वकील को देख रहा था, जो कि रूही के कमांड को सुनते ही अयान खान के सामने पेपर रखकर बोला, मिस्टर अयान खान, आपको इन पेपर पर साइन करने होंगे। पेपर? कैसे पेपर? यह पेपर हैं आपके और मिस रूही खातून के डाइवोर्स के। कोर्ट ने इसकी मर्जी एक्सेप्ट कर ली है। आपको बस सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से आज़ाद और जुदा हो जाएंगे। अब से रूही खातून आपकी बीवी नहीं होगी। वकील साहब के यह शब्द सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या रूही उसे सचमुच तलाक देकर? यह शब्द सोचते हुए अयान खान को न जाने क्यों अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, और वह अपनी बहकी आंखों से डाइवोर्स पेपर को देख रूही की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोला, यह क्या है रूही? यह वकील साहब, क्या तुम मुझे तलाक? फिर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर, नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मुझे इस तरह? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई पेपर साइन? कोर्ट कौन होता है तुम्हें मुझसे अलग करने वाला? अयान खान नाम है मेरा। ऐसे कैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर? रूही, कह दो यह झूठ है। देखो मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम देखो, फिर से सोच लो, हमारा एक बेटा है, और तुम मुझे तलाक कैसे दे सकती हो? तुम तो मुझे प्यार। रूही, मेरी बात सुनो। मैं अयान खान साफ जुबान से कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। उसके कदम बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उसने किसी तरह अपने हाथों को पकड़ जेल के सलाखों पर कसी हुई थी। सच तो यह था कि आज उसे जिंदगी में पहली बार डर लग रहा था। हाँ, उसे डर लग रहा था। न जाने क्यों रूही का उससे दूर जाने का जिक्र ही उसे अपने कानों में पिघल रहे शीशे की तरह महसूस हो रहा था। वह अपनी हताश लेकिन चेहरे पर भरोसा लिए रूही को कन्वेंस करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अयान की आंखों में आज पहली बार कुछ अलग जज्बात नजर आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए रूही कन्फ्यूजन से उसकी आंखों में झांकने लगी। शायद आज पहली बार उसे अयान खान की आंखों में नजर आ रहा था, जो वह इतने सालों से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उसे वह आज तक नजर नहीं आया था। फाइनली आज उसे अयान खान की आंखों में वह एहसास नजर आए थे, जिसे देखते ही कुछ पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने इन जज्बातों को समझा, उसका दिल इस चीज़ से कट सा गया। आज वह खुश होने की जगह गुस्से और नफरत से एकदम से अपनी नज़र फेर लेती है और वकील साहब को लगभग ऑर्डर देते हुए बोली, वकील साहब, मुझे यह पेपर जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। आगे का काम आपका है। ध्यान रहे, मुझे अब इस इंसान के साथ एक पल भी अपना नाम बर्दाश्त नहीं है। मैं चलती हूँ। कोर्ट की डेट फाइनल हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मेरे बेटे रूहान की कस्टडी मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे पर किसी भी घटिया और बेगैरत इंसान की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? यस मिस रूही कुरैशी, आप बेफिक्र रहें। कोर्ट रूहान की कस्टडी हमें ही देगा, क्योंकि जहाँ तक कानून का मामला है, कोर्ट किसी भी बच्चे को किसी खूनी के साथ तो रहने नहीं देगा, खास तौर से एक ऐसा खूनी जिसके हाथ अपने ही बाप के खून से रंगे हों। इतना कहकर वकील साहब अयान खान की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर अयान खान, मेरी क्लाइंट रूही कुरैशी इस बात को क्लियर कर चुकी है कि उन्हें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप इन पेपर पर साइन कर दें और यह मामला शांति से निपट जाए। बदले में मेरी क्लाइंट रूही को आपसे एलुमनी के तौर पर कुछ भी नहीं चाहिए, वरना मुझे मजबूरन आपको कोर्ट में घसीटना होगा, और वहां जाकर आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप अच्छे तरीके से समझते हैं। इतना कहकर वकील साहब अयान के हाथों में पेपर पकड़ा देते हैं, जिन्हें लेते हुए अभी भी अयान की नज़र रूही पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब की बात सुन अयान खान, जो कि अब टूटा हुआ महसूस कर रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती जुबान में वकील साहब से बोला, अगर रूही का यह फैसला है तो ठीक है, लेकिन मुझे रूही से कुछ देर अकेले में बात करनी है।
उसके बाद ही मैं यह पेपर पर साइन करूँगा। अयान की बात सुन रूही गुस्से से दांत पीसकर बोली, वकील साहब कह दीजिए इसे, मुझे इनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चलती हूँ, अपना काम करके इन्फॉर्म कीजिएगा। इतना कहकर रूही समीर का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी कि तभी अयान खान लगभग अपनी तेज आवाज़ में बोला, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी रूही। अयान की धमकी सुनते ही रूही के कदम रुक गए। वह कुछ पल अपने दिमाग में कुछ सोचती है। सच तो यह था कि वह अब अयान के साथ किसी भी तरह के पंगे में फंसकर वक्त को जाया नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वह समीर की तरफ देखते हुए बोली, समीर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। रूही की बात सुनकर समीर का दिल तो नहीं था, फिर भी वह अपने दिल पर पत्थर रखकर वकील साहब के साथ वहाँ से चला गया। और अब रूही बिना अयान की तरफ देखे अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए बोली, बोलो क्या बोलना है। रूही की नज़र अंदाजी को देखकर अयान पहली बार अपनी सॉफ्ट आवाज़ में बोला, मैं इधर हूँ रूही, मेरी तरफ देखो। यह सुनते ही रूही के हाथों की मुट्ठी कस गई। वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और एकदम से पलटकर अयान की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अयान एकदम से घुटनों के पास ज़मीन पर बैठ गया और रूही के सामने अपने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए बोला, आई एम सॉरी रूह, आई एम सॉरी, प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है शायद वह माफ़ी के लायक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुनाहों से बचना चाहता हूँ, बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हारे दिए हुए हर एक सज़ा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दो। आज तक मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम्हें हमारे रिश्ते का वास्ता, तुम्हें मेरे मरे हुए अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश का वास्ता, तुम्हें मेरे बच्चे रूहान का वास्ता, तुम्हें मेरी जान का वास्ता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ रूही। अयान खान आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर रूही से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांग रहा था। उसकी टोन में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। तो वहीं रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी फटी फटी आंखों से उस घमंडी पत्थर दिल मगरूर इंसान को घुटनों के बल बैठे हुए देख रही थी, जिसे जिंदगी में शायद ही कभी किसी से माफ़ी मांगी होगी। तो वहीं अयान खान जिसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, वह रूही से माफ़ी मांगने में भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि शायद उसे मालूम था कि उसका गुनाह माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वह रूही से माफ़ी मांगने में हिम्मत जुटा रहा था कि तभी अयान खान ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गुनाह किया, तुम्हें जिस हद तक जलील किया, तुम्हें तोड़ने की, आज मैं हर उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया है, तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, इसका इस्तेमाल किया, तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि दिल को भी तोड़ कर रख दिया, तुम्हारी आत्मा को बुरी तरह घायल किया, तुम्हारे गुरूर को अपने पैरों तले रोन दिया। मैंने ना ही सिर्फ तुम्हारा ब्रूटल रेप किया, बल्कि तुम्हारी ही आंखों के सामने किसी और के साथ। कहते हुए अयान खान ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया, क्योंकि अब उसे वह पल याद करते हुए खुद पर शर्म आ रही थी। तो वहीं उन गुजरे हुए लम्हों को याद कर रूही का दिल भी कांप उठा। उसे अपने वह हर लम्हे याद आ रहे थे जब उसने हर रात रो रो कर गुजारी थी। अचानक उसके गुस्से भरी आंखों में दर्द नजर आने लगा और सूखी हुई आंखों में आंसू बरसने लगे। उसकी आंखों के सामने और कानों में अयान खान का हंसता हुआ बेवफाई भरा चेहरा और हरकतें नजर आ रही थी। वह उसकी उस मगरूर हंसी को सुन रही थी, जिन्हें याद करते हुए रूही को ऐसा लगा जैसे वह अभी और इसी वक्त बहरी हो जाए। उसे अब घुटनों पर बैठे हुए उस इंसान को देखकर उस पर दया आने की जगह उसे और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि अयान खान के शब्दों ने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। तभी अयान ने आगे कहा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो रूह, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे इस तरह ठुकरा कर ना जाओ। मैं मानता हूँ आज तक मैंने हर पल तुम्हारे दर्द और तकलीफ़ को इग्नोर करने की कोशिश की, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुझे तुम्हारे दर्द से खुशी मिलती है, पर सच तो यह है कि अब मुझे तुमसे दूर जाने के ख्याल से भी मेरी रूह काँप रही है। मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि क्यों तुम्हें तकलीफ़ देकर मेरे दिल में चुभन होती थी, लेकिन आज तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि वह एहसास कुछ और नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है। यह सुनते ही रूही पूरी तरह हैरान रह गई। उसे अयान खान के मुंह से इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। यह अपनी फटी फटी आंखों से अयान खान को देख रही थी
कि तभी अयान खान अपनी जगह से खड़ा होकर अपना हाथ जेल की सलाखों के बीच से बाहर निकालते हुए रूही की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर बोला, हाँ रूह, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। यही कारण था कि आज तक मैं एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाया। तुम्हारे जाने के बाद हर पल मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारी तलाश मैंने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, तुम्हें दर्द देने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि मैं अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था, वह खालीपन जो तुम्हारे जाने के बाद से खोखला ही रह गया था। यह सच था कि मैं तुम्हें हर पल तकलीफ देता था, लेकिन जब भी तुम मेरे करीब रहती थी मुझे सुकून महसूस होता था। तुम्हारा चेहरा देखे बिना नींद नहीं आती थी और तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रूह कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। हाँ, आज मुझे यह बताने में बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं किस हद तक तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम्हारी सिर्फ एक नज़र के लिए मैं पल पल तड़पता हूँ। कल तक जब तुम मेरी बाहों में मेरे दिए दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती थी, मुझे पल सुकून देता था। लेकिन आज जब मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ तो आज मुझे वह मोहब्बत नज़र नहीं आ रही और यह चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है। आखिर क्यों तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रही हो रूह? आखिर तुम कैसे मुझसे दूर जा सकती हो जबकि तुम मेरी रूह हो, मेरी वह नादान मोहब्बत जिसे आज तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सालों तक मैं खुद को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ़ दी है इसके बाद तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आओगी। लेकिन जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि रूहान मेरा बेटा है, मुझे एक उम्मीद मिली कि रूहान के लिए ही सही लेकिन तुम वापस मेरे पास आ जाओगी। हाँ, यह सच है, मैंने रूहान का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं तुम्हें वापस हासिल करना चाहता था। मैं जब भी तुम्हें समीर के साथ देखता था मुझे जलन होती थी, तकलीफ़ होती थी और इसीलिए मैं एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में आ गया। रूह, मैं यह नहीं कहता कि तुम सब कुछ भूलकर वापस मेरे पास आ जाओ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूँगा, कभी किसी और की तरफ ना देखूँगा, ना ही किसी के बारे में सोचूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा। तुम चाहो तो मुझे जी भर कर मार लेना, मुझसे झगड़ा करो, गालियाँ दो मुझसे शिकायत करो, लेकिन प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना सचमुच अधूरा हूँ रूह। मेरे लिए ना सही, हमारे बच्चे के लिए मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं एक अच्छा बाप बनूंगा, एक अच्छा पति बनकर रहूँगा। आई प्रॉमिस माई लव। मैं अयान खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी हर गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने हर गुनाह की सज़ा चाहता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ। हमें अपने हर गुनाह एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक क्रिमिनल हूँ जिसने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दुनिया भर में रुसवा कर दिया, उसका रेप किया, उसे मारा पीटा, उसे दुनिया की सबसे बदतर सजा दी, मोहब्बत का दर्द दिया, उसके साथ बेवफाई की। मैं एक अय्यास, घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ। हाँ, मैं मर्डर हूँ, तुम्हारे भाई का, तुम्हारी मोहब्बत का, अपने बाप की मौत का। मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़कर माफ़ी मांगूंगा। ज़िंदगी भर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठा रहूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारा बनकर रहूँगा। तुम पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ मेरे पास आओ। एक बार, बस एक बार मुझे गले लगा लो। बस एक बार कह दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। रूह, तुम कुछ बोलो ना, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। प्लीज़ माय लव, बस एक बार। अयान खान अपने हाथ रूही की तरफ बढ़ाकर रखता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नज़र से उसे देख रहा था। तो वहीं अयान खान की बातों को सुनकर रूही, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, वह एकदम से पीछे की तरफ पलट गई। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ मेरे पास आओ एक बार। बस एक बार मुझे गले से लगा लो। बस एक बार कह दो
कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रूही, तुम कुछ बोलो ना, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। प्लीज़ माय लव, एक बार कह दो। अयान खान अपने हाथ रूही की तरफ बढ़ाकर रखता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नज़र से उसे देख रहा था। तो वहीं अयान खान की बातों को सुनकर रूही, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह एकदम से पीछे की तरफ पलट गई। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, अयान खान की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने अयान खान? माफ़ करना, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कुछ प्यार जैसा जिक्र सुना, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। रूही अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए बोली, हाँ अब बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। रूही की हरकत देख अयान खान अंदर तक टूट गया, लेकिन फिर भी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, रूही देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज। क्या सचमुच? रूही अपने होठों पर कड़वी मुस्कान लेकर, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे नाराज होने का हक है? अयान खान, तुम्हें शायद मालूम नहीं, नाराजगी उनसे जताई जाती है जो अपने होते हैं, जिन्हें हमारी शिकायतों से, हमारे दर्द और तकलीफ से फर्क पड़ता है। उन्हें नहीं जिनका सुकून हमारा दर्द हो और हर पल बस इसी कोशिश में लगा रहे कि कब और कैसे वह हमें दोबारा एक नया दर्द दे सके। तुम मोहब्बत की बात करते हो? तुम? नहीं अयान खान, नहीं, खुदा के वास्ते मोहब्बत जैसे पाक लफ्ज भी अपनी जुबान पर ना लाओ। कहीं मोहब्बत की तौहीन ना हो जाए। कहीं किसी ने सुन लिया तो इंसान का मोहब्बत से यकीन उठ जाएगा। अरे तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत दर्द नहीं देता, मोहब्बत दगाबाजियाँ नहीं करता, मोहब्बत महबूब की आंखों में आंसू देखकर दम तोड़ने लगता है। अरे मोहब्बत तो वह सुकून है जो जन्नत में भी नसीब नहीं होता। महसूस होता है तो बस आशिक की बाहों में, लेकिन तुमने तो मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम की है। तुम जिसे मोहब्बत कह रहे हो वह मोहब्बत नहीं बल्कि सजा है, एक नाइटमेयर है, दर्द, तकलीफ और बुरी यादों का वह दरिया जिसमें मेरी रूह दलदल की तरह धंसती चली गई। तुम कहते हो कि तुम ठीक कर दोगे, क्या क्या ठीक करोगे? जवाब दो मुझे। 1 साल, पूरे 1 साल मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जो यातनाएं सही हैं, जो दर्द, जो बेइज्जती सही है, मेरे शरीर के जख्म ही नहीं बल्कि रूह पर भी उस हर दर्द के निशान हैं। क्या उन्हें ठीक कर सकते हो? बोलो। 7 साल, पूरे 7 साल तक मैंने तुम्हारी मोहब्बत में दर्द और तकलीफ झेली है। प्रेगनेंसी के जिस दौर में मुझे तुम्हारे सहारे की और मोहब्बत की ज़रूरत थी, मैं वह हर लम्हा डर डर के गुजारती थी। दर्द और तकलीफ में अकेले रो रो कर तकिया भिगाया है मैंने, पत्थर की ज़मीन पर सोई हूँ मैं। याद है किस तरह मेरे भाईजान की ज़िंदगी की धमकी देकर तुम मुझे रात भर सावर के पानी के नीचे खड़े कर देते थे। ठंड के मारे कांपती थी मैं, खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती थी। रातों को तुम मुझे सोने नहीं देते थे, बिस्तर पर जानवरों की तरह बर्ताव करते थे, जैसे मानो मैं कोई इंसान नहीं बल्कि रबड़ का पुतला हूँ। दिन में नींद लेना चाहूँ तो बर्फ़ से भरी हुई बाल्टी उड़ेल देते थे मेरे ऊपर। याद है वह दिन, किस तरह तुमने मुझे 2 चॉइस दी थी। मैं आज तक नहीं भूली वो रात। क्या कहा था तुमने? या तो कपड़े चुन लो या अपने भाई की मेडिसिन। कहते हुए रूही की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने नज़ारे घूम रहे थे। एक बिना कपड़ों की, अपने आप में ही सिहुरती हुई सी कोने में बैठी एक लड़की जो रो रही थी, अपने दोनों हाथ और घुटनों के जरिए बड़ी मुश्किल से अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी। और उसके ठीक सामने एक टेबल पर एक जोड़ी कुर्ती और प्लाजो का सेट रखा था, तो दूसरी तरफ एक मेडिसिन बॉक्स। यह दवाई जो कि रूही के भाई की पैनिक अटैक की दवाइयाँ थी। रूही का भाई जो कि पागल खाने में था, उसकी मेडिसिन बंद हो चुकी थी और यह सब अयान खान के इशारे पर हुआ था। रूही जो कि भीगी हुई पलकों में उम्मीद भरी नज़रों के साथ सामने बैठे अयान खान को देख रही थी और इस उम्मीद में थी कि शायद उस पत्थर दिल को थोड़ी सी दया आ जाए और वह उसे कपड़े पहनने के लिए तो दे दे। लेकिन अयान खान जो कि अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए एक हाथ से सिगरेट और दूसरे हाथ से शराब का जाम ले रहा था, रूही के सामने 2 चॉइस रखता है जिनमें से उसे एक सिलेक्ट करना था, जिसके बाद एक मजबूरन बहन अपने भाई की ज़िंदगी के लिए मेडिसिन बॉक्स को चुनती है। उस रात को याद कर रूही के हाथों की पकड़ अपने दुपट्टे पर कस रही थी। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर अयान की तरफ देखते हुए कहा, 3 दिन, पूरे 3 दिन, याद है? तुम मोहब्बत की बात करते हो। मैं पूछती हूँ कैसी मोहब्बत थी यह कि तुम्हें ना तो मेरे आंसू नजर आए ना ही मेरे दर्द। अरे मोहब्बत तो दुनिया से लड़ जाने का नाम है।
खुद को बदलकर महबूब का हो जाने का नाम है। नफरत भुलाकर चाहतों में खो जाने का नाम है। उसके हर एक दर्द को अपना बनाने का नाम है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने का नाम है। और जब वह रोए तो टूट जाने का नाम है। बोलो, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए ऐसा एहसास हुआ था? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, उन 1 साल में या उन 7 सालों में जब मैं तुम्हारे पास थी और जब मैं तुमसे जुदा हो गई, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी इस पागल दीवानी रूही के दर्द का एहसास हुआ? जब जब मैं रो रो कर रातों को बिस्तर भिगा देती थी, जब भी मैं बीमार होकर तुमसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आज नहीं, आज बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स आए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या उन रातों को तुम्हारी नींदें उड़ी थी? क्या तुम मेरे सिरहाने बैठकर एक पल के लिए भी यह सोच पाते थे कि काश इसका दर्द मेरा हो जाए? क्या एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया कि कम से कम आज तो मैं इसके जिस्म को नहीं बल्कि इसकी रूह को छू लूँ? क्या तुमने कभी भी मुझे अपनी बिस्तर की मलकियत समझने के अलावा अपनी रूह ना सही इंसान की तरह देखा था? रूही की बातों को सुनकर अयान खान स्पीचलेस हो चुका था। वह शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका लेता है, जिसे देखकर रूही के होठों की कड़वी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे और वह दर्द भरी आवाज़ में बोली, मैं बताऊं? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं थी अपनी रखेल। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। रखेल तो मैं थी, वह तो बीवी थी तुम्हारी। हाँ, तुम्हें तो अपनी बीवी से फुर्सत नहीं थी और अपनी इस बिस्तर की मुल्कियत से नफरत करने से। मैं पूछती हूँ, किस बात की सजा दी थी तुमने मुझे? एक गलतफहमी की। तुम्हें लगा कि मेरे भाईजान ने तुम्हारी बहन की जान ले ली और इसीलिए तुमने न सिर्फ मेरे भाईजान को तड़पा तड़पा कर मार डाला, बल्कि उनके जिस किए की सजा जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी, हर पल मुझे दी। और मैं पागल यह सोचती थी कि आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। तुम कभी तो मुझे मोहब्बत ना सही पर इंसान की तरह देखोगे। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अरे सुधरता वह है जो सुधरना चाहता हो। दर्द उसे होता है जिसके सीने में दिल होता है। लेकिन तुम तो पत्थर थे, अयान खान, पत्थर। तुम्हारा सितम सिर्फ मेरे जिस्म पर हुआ होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन तुमने तो हर पल मेरी रूह, मेरी डिग्निटी, मेरी इज्जत पर भी हमला किया है। और सिर्फ इज्जत पर ही नहीं बल्कि मेरी कोख पर। आज तुम्हें अपना बच्चा नजर आ रहा है। भूल गए वह दिन? क्या कहा था तुमने? मेरी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करूं। मुझ जैसी बाजारू घटिया रखैल की कोख से अगर कल को कोई बच्चा पैदा हो भी जाता है तो तुम उसे जहर देकर मार दोगे या फिर फेंक दोगे किसी कचरे के डब्बे में, क्योंकि मेरा बच्चा तुम्हारा नाम डिजर्व नहीं करता। इसीलिए तो तुम मुझे ज़बरदस्ती रिया के हाथों एंटी प्रेगनेंसी पिल्स भेजा करते थे। हर उस रात की अगली सुबह जब जब तुम मेरे साथ, कहकर रूही ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। यू नो व्हाट अयान खान, तुम्हें लगता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर भागी थी क्योंकि मैं तुम्हारी दी हुई तकलीफ़ों से आज़ाद होना चाहती थी? नहीं अयान खान, उन तकलीफ़ों से तो मैं उसी दिन आज़ाद हो गई थी जिस दिन तुमने मेरे भाईजान को मार डाला था, क्योंकि उस दिन तो सही मायने में मेरी भी मौत हो गई थी। बाकी रह गया था तो बस मेरे शरीर का मरना। और तभी मुझे एक खुशखबरी मिली। जानते हो क्या? तुम्हारी अय्यासियों का नतीजा रिया के पेट में पल रहा था। उसने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। बस उसी दिन जीने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। अरे मैं तो निकल गई थी किसी सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे मरने के लिए, पर कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और तब मुझे मालूम हुआ कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई। यह क्या हो गया मेरे साथ? यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह तुम लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी थी उसके बाद तो मेरा प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जानते हो, ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ मिरेकल हुआ। मैंने अपने अंदर एक ज़िंदगी को सांस लेते हुए महसूस किया और ना चाहते हुए भी मैंने उस ज़िंदगी को ही अपनी ज़िंदगी मान लिया। मैं जीने लगी थी उसके लिए, मेरे रूहान के लिए। रूही अपनी आंखों में आंसू लेकर अयान खान के सामने जाकर खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर धाड़ कर बोली, तुम्हें आज अपनी मोहब्बत याद आ रही है? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ थी वह मोहब्बत जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? मैं पूछती हूँ, कहाँ थी वह मोहब्बत जब जब तुम मेरे शरीर को नोचा करते थे और मैं तुम्हारे नीचे रोती तड़पती हाथ जोड़कर भीख मांगा करती थी कि मुझे छोड़ दो? मैं पूछती हूँ, कहाँ थी वह मोहब्बत जब तुमने मुझे अपनी सिगरेट से जलाया था, मुझे कई कई दिन तक नंगा रखा था? बीवी होने के बावजूद, तुम्हारी इज्जत होने के बावजूद तुमने मुझे दुनिया के सामने बेइज्जत किया।
जब तुम्हारी ही आंखों के सामने लोग मुझे तुम्हारी रखेल कहकर, घर तोड़ने वाली औरत कहकर गालियां देते थे, गंदी गंदी नज़रों से देखा करते थे, तब कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम कहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। अरे किस किस चीज़ के लिए माफ़ करूं मैं तुम्हें? मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती। मेरी ही आंखों के सामने तुम मेरे हिस्से की इज्जत, मेरे हिस्से की मोहब्बत और मेरे हिस्से का सुकून किसी और के ऊपर लुटाते थे, तब कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? बाप होते हुए भी मेरा बच्चा अनाथ, लावारिस, पाप की पैदाइश, हरामी और भी न जाने कैसी कैसी गालियाँ सुनता था, तब कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? डिलीवरी के उस वक्त जब मैं दर्द से रो रही थी, चिल्ला रही थी, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, तब कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? रूही अयान खान से आंखों में आंसू लिए सवाल पूछ रही थी और अयान खान के पास कोई जवाब नहीं था। वह शर्मिंदगी से दोबारा घुटनों के बल बैठ गया। अब तो उसे खुद से भी नज़र मिलाने में शर्म आ रही थी। तभी रूही फ्लोर पर पड़ा हुआ डिवोर्स पेपर उठाकर अयान खान की तरफ फेंकते हुए बोली, यह तलाक का नोटिस मुझ पर हुए जुल्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि यह एक थप्पड़ है तुम जैसे नामर्दों के चेहरे पर, जिन्हें लगता है कि वह अपनी बीवी के साथ जैसा चाहे पेश आ सकते हैं क्योंकि वह मर्द है। यह थप्पड़ है तुम्हारे चेहरे पर अयान खान, जो चीख चीख कर कहेगा कि गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती बल्कि सज़ा मिलती है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? नहीं अयान खान, नहीं। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझसे सज़ा चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी और तुम्हारी सज़ा यह होगी कि मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करूं। माफ़ी तो दूर की बात है, मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे घिन आती है तुमसे, समझे? घिन आती है तुमसे। रूही की बात सुनकर अयान झटके से अपनी नज़रें उठाकर उसे अपनी फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे और तब रूही ने कहा, आज तक तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं तुमसे छीनती हूँ अयान खान, मैं तुमसे छीनती हूँ अपना नाम, अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी से हर वह हक जो मैंने कभी तुम्हें दिया था, और उससे भी ज़्यादा अपने बच्चे से तुम्हारा साया। और यह सुनते ही अयान खान हैरानी से रूही को देखने लगा। वह तुरंत हड़बड़ाकर अपनी सलाखों को पकड़ते हुए बोला, रूही नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बच्चे को नहीं, मैं ऐसा करूंगी अयान खान, जरूर करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने अब तक मुझे दर्द और तकलीफ दिया था, बल्कि इसलिए ताकि मेरा बेटा तुम्हारी तरह ना बने। वह मेरा बेटा है, वह तुम्हारी तरह जानवर, पत्थर दिल, हार्टलेस इंसान नहीं बनेगा, बल्कि मेरे और समीर की तरह एक इंसान बनेगा जिसके सीने में दिल होगा, दर्द होगा, दूसरों के लिए दया होगी और सबसे बड़ी बात, एक औरत के लिए इज्जत होगी, जो अपनी नफरत जिद में इस कदर अंधा नहीं होगा कि सही और गलत को देखना तक दूर की बात अपने दिल की भी ना सुने। मेरा बेटा, उसके अंदर भले ही तुम्हारा अंश है, लेकिन उसके अंदर मेरा खून होगा और मेरे खून का रंग सफ़ेद नहीं होगा, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के रंग होंगे। वह औरत की इज्जत करेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, उसे एक अच्छे बाप की अच्छी परवरिश मिलेगी। आज तक तुमने मुझसे अपना नाम छीना, अपनी बीवी होने का हक छीना, लेकिन आज मैं तुमसे छीनूंगी तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान। वह तुम्हारा खून होकर भी तुम्हारा नहीं होगा। वादा करती हूँ, एक वक्त आएगा जब वह भूल जाएगा कि वह तुम्हारा बेटा है। उसे मैं तुमसे, तुम्हारे साये से भी दूर रखूंगी। और खबरदार, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, जो कभी मेरे बच्चे के सामने आने की भी कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चले जाओ अपनी उसी दुनिया में, जिस दुनिया में कभी तुमने मुझे शामिल करने से इनकार किया था। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी वह सो कॉल्ड वाइफ और तुम्हारी बेटी। आज से और अभी से तुम्हारा मुझे और मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं है, समझे? इतना कहकर रूही अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए वहां से चली गई। तो वहीं उसकी बातों को सुनकर अयान खान अपनी जगह पर ठगा हुआ सा रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। वह अचानक ही जेल की सलाखों को पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए, धाड़ते हुए बोला, रूही नहीं, रूही नहीं, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ रूही, प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो, प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो, मुझे माफ़ कर दो रूही, प्लीज़ मेरी बात सुनो रूही। अयान खान चिल्लाता रहा, लेकिन रूही वापस पलट कर नहीं आई। तो वहीं जेल से बाहर आते ही रूही की आंखों में जो आंसू थे, वह बड़ी ही बेदर्दी से पूछती है। और जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी, अचानक ही समीर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, जिसे देखकर रूही की नज़र समीर पर टिक गई। समीर, जो कि रूही की आंखों में दर्द और तकलीफ देख रहा था, मुस्कुराकर प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आर यू ओके?
और समीर के इतने प्यार जेस्चर को देखकर रूही अचानक ही उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर, समीर वह अयान खान, उसे लगता है कि मैं उसे माफ़ कर दूंगी, उसे लगता है कि उसका ये गुनाह, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी समीर, कभी नहीं करूंगी। रूही को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर समीर प्यार से अपने सीने से लगाकर उसके गाल और बालों को सहलाते हुए बोला, बस बस अब शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एक बार मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें। और समीर की बात सुन रूही उसकी आंखों में देखने लगी, जहां उसे अपने लिए सिर्फ मोहब्बत और भरोसा नजर आ रहा था। यह वही जज्बात थे जो दुनिया में हर औरत अपने पार्टनर की नज़रों में देखना चाहती थी, मोहब्बत से भी ज़्यादा इज्जत। और यह देखते ही रूही एकदम से समीर के सीने से दोबारा लग गई। उसे समीर की बाहों में वह सुकून मिल रहा था जो शायद ही उसने कहीं और महसूस किया हो। समीर, आई लव यू समीर, तुम बहुत अच्छे हो समीर, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे इतना लंबा वक्त गुजर गया तुम्हें पहचानने में, तुम्हें एक्सेप्ट करने में। काश मैं उन लम्हों में वापस जा पाती और काश मैं अपनी गलती को सुधार कर इससे पहले वह आगे कुछ कह पाती। समीर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बच्चों की तरह चुप कराते हुए, हे बेबी, कैसी बातें कर रही हो, पुरानी बातों को भूल जाओ, देर से ही सही तुम मेरे पास आई तो सही, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और सुनो, इस तरह रोना बंद कर दो, तुम जानती हो ना, तुम ज़्यादा रोती हो तो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है और बहने लगती है, फिर तुम कार्टून की तरह नजर आती हो, जरा देखो कैसे तुम्हारी नाक लाल हो गई। इतना कहकर समीर उसकी नाक धीरे से खींचता है और उसकी बात को सुनकर रूही धीरे से चिढ़ा हुआ सा मुंह बना लेती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुए थे। थोड़ी ही देर में वह समीर के साथ गाड़ी में बैठकर समीर के अपार्टमेंट की तरफ निकल गई। रात को घर आकर वह काफ़ी थकान भरा महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसका दिल काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अब तक समीर से शादी के फैसले के बारे में वह कुछ हद तक कंफ्यूज थी, लेकिन अब वह मन पक्का कर चुकी थी कि वह अपनी सच्ची मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए गालों पर हाथ रखकर समीर को देख रही थी और अपनी किस्मत पर कभी मलाल तो कभी खुशी मना रही थी। मलाल अयान खान से मिलने का, उसकी दर्द भरी कड़वी यादों का, लेकिन साथ ही समीर जैसा दोस्त और मोहब्बत करने वाला इंसान का उसकी ज़िंदगी में आने का। तो वहीं समीर, जो कि आज अपने हाथों से अपनी रूही के लिए खाना बना रहा था, और हैरानी वाली बात यह थी कि उसका छोटा सा बेटा रूहान भी अपने समीर डैड के साथ किचन में सिल्फ पर बैठकर मटर छील रहा था और उनकी हेल्प करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो वहीं समीर, जिसने अपनी कमर में एप्रन पहन रखा था, मुस्कुराते हुए रूहान के साथ बात करते हुए खाना बना रहा था। और रूहान, जिसने शायद समीर को अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, समीर की कंपनी को एंजॉय कर रहा था कि तभी रूही अपनी आंखों में आ रही नमी को पोंछकर धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है और किचन में उन दोनों के पास आकर बोली, समीर, तुम रहने दो, खाना मैं। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, समीर और रूहान एकदम से एक साथ बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जहाँ हो वहाँ जाकर बैठ जाओ, आज खाना हम बनाएंगे। रूहान और समीर एक साथ इन शब्दों को कह रहे थे, जिसके बाद दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो वहीं रूही भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगी और अगले ही पल वह दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे, जिस पर रूही के होठों पर भी स्माइल आ गई। समीर रूहान और रूही को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों के माथे पर किस करता है। रूही भी मुस्कुराकर समीर के सीने से लग गई। वहीं दूसरी तरफ 1 महीने का वक्त गुजर गया था। जिंदल विला में कुछ खुशियों का माहौल था, क्योंकि समीर और रूही की शादी की तैयारियां हो रही थी। खुशी तो उछलते हुए काम कर रही थी। फाइनली इतने दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ था उन लोगों की लाइफ में। तो वहीं जोया भी रूही की खुशियों में शामिल हुई थी, और सच कहें तो खुशी की असली वजह भी यही थी। जावेद के जाने के बाद फाइनली आज जोया खुलकर हंस रही थी। घर में गीत संगीत के फंक्शन चल रहे थे। रूही को मेहंदी लगाई जा रही थी और निकिता झूम झूम कर गाना गा रही थी, नाच रही थी। सोना और गौरी भी उसका साथ दे रहे थे। घर में ज़्यादा मेहमान नहीं थे, लेकिन फिर भी माहौल काफ़ी खुशनुमा था। अक्सर जिंदल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे, खुशी उनसे फ़ोन पर शिकायत करते हुए बोली, अक्सू, आप कहाँ हैं? कब से वेट कर रही हूँ आपका, इतना वक्त हो गया, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। जान, बस आ रहा हूँ। वह दरअसल मीटिंग। हाँ हाँ, आपको तो हर घड़ी मीटिंग की पड़ी रहती है,
यू नो व्हाट अक्षु, आजकल आप बहुत बदल गए हो। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। बस जब देखो तब ऑफिस और आपका बेटा। ठीक है, आपको नहीं आना ना तो मत आइए। अब मैं भी आपको फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गाल फुलाकर रूही और निकिता के पास आई। उसके फूले हुए गालों को देखकर निकिता ने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मेरी गोलगप्पा, तेरा यह मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला है? प्लीज़ अब यह मत कहना कि तेरे उस दीवाने आशिक परवाने ड्रैकुला राक्षस ने आने से मना कर दिया, क्योंकि यह तो नहीं होने वाला। तू बुलाए और वह ना आए। चल अब बता भी दे, बम कब फूटने वाला है, ताकि हम लोग भी पहले ही धमाके की तैयारी कर सकें। निकिता की बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगी थी। खुशी ने मुंह बनाकर बोला, कोई धमाका नहीं होने वाला। फालतू में अपने मन में तरह तरह की प्लानिंग बनाना बंद कर दे, क्योंकि वह खड़ूस सड़ू अकड़ू ठरकी कहीं के आजकल मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते। तुझे मालूम है, सुबह से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ। बस बार बार कह रहे हैं कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ। न जाने यह कौन सी गाड़ी में बैठे हैं कि अब तक पहुँचती ही नहीं है। यू नो व्हाट निकिता, तू सही कहती है। शादी के बाद यह सारे मर्द बदल जाते हैं। जब तक मोहब्बत हासिल ना हो पीछे पीछे घूमते हैं दुम हिलाते हुए, लेकिन जब मिल जाए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मुझे ही देख लो, पहले तो मेरे एक इशारे पर उठते थे बैठते थे, बस हर वक्त जान यह जान वह, बस जान जान जान। लेकिन अब जान का पान बनाकर थूक दिया उन्होंने। सच्ची दिल तो कर रहा है इस आदमी का सर फोड़ दूं। कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? खुशी लगभग रोते हुए अपनी साड़ी समेटकर रूही के बगल में जाकर बैठ गई और कमर में अपनी साड़ी का पल्लू घोंसते हुए मुंह बनाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, देख रही हो ना रूही, मेरा क्या हाल है। देखो मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, मेरी एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लेना। शादी के बाद इस समीर को बिल्कुल भी छूट मत देना, वरना यह मर्द जात एक बार हाथ से निकले ना तो बस हो गया बंटाधार। मैं तो कहती हूँ अपने पल्लू से बांध कर रखना, वरना तुम्हें भी बटर चिकन से दाल बनने में वक्त नहीं लगेगा। खुशी रूही के कान भर रही थी, जिसे सुनकर सोना और गोरी मुंह बनाते हुए कमर पर हाथ रखकर बोले, लो जी हो गया कर्मकांड। जरा देखो तो पति को पल्लू से बांध कर रखने का आइडिया दे भी कौन रहा है, द ब्लैक डेविल कमीन। अरे रूही, मैं तो कहती हूँ जब खुशी दीदी इतनी बड़ी ज्ञानवर्धक बातें दे रही है तो जरा इसे पति को पल्लू में बांधने का फार्मूला भी पूछ ही लो। इसी बहाने हमारा भी काम हो जाएगा। जरा हम भी तो जाने आखिर यह जैसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाती है जो द ग्रेट बिजनेसमैन अक्षय जिंदल और काली दुनिया के माफिया किंग उनके एक इशारे पर लट्टू की तरह नाचते हैं। सच सच बताओ खुशी दीदी, हम तो कहते हैं आज यह राज की गठरी खोल ही दो और थोड़ा हम गरीब लोगों का भी भला कर दो। थोड़ा हमें भी 2-4 फार्मूला बताओ ना, ताकि हम भी अपने वालों को अपनी उंगलियों पर नचा सकें। गौरी और सोना खुशी की टांग खिंचाई कर रहे थे तो खुशी मुंह बनाकर बोली, अरे तुम लोग फार्मूला जानना चाहती हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो यार। जरा मेरी हालत देखो और बताओ, क्या मैं अपने फार्मूला के साथ पास हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अरे वह जमाना गया जब मैं मोहब्बत की LKG UKG क्लास में थी। छोटे छोटे फार्मूले थे जिससे मैं पास हो जाती थी, लेकिन अब तो कोई भी फार्मूला काम नहीं आता। लेकिन हाँ, एक शख्स है जिसका फार्मूला हमेशा काम आता है। क्यों निकिता, बता ना, तू रुद्र को अपनी उंगली पर कैसे नचाती है? बेचारा तेरी आंखें देखकर ही डर जाता है। प्लीज़ यार, हमें भी कोई टिप्स देना। अच्छा, हमें नहीं तो रूही को ही बता दे, बेचारी को बहुत जल्दी काम आने वाला है। क्यों रूही, सही कहा ना? खुशी अब रूही की टांग खिंचाई कर रही थी और उनकी शरारतों को सुनकर रूही, जो कि अभी तक मीठी मीठी मुस्कुरा रही थी, शर्माकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो वहीं छोटा सा रूहान अपनी अम्मी जान को खुद अपने हाथों से मेहंदी लगा रहा था। मुंह बनाकर बोला, बस इतनी सी बात मासी? अरे फार्मूला जानना है तो मुझसे जान लो। मैं बताऊं, आप लोग ना अंकल लोग का रात का खाना बंद कर दो, या फिर उन्हें बाथरूम में बंद कर देना, और चाहो तो डंडे से पिटाई भी कर सकते हो। फिर देखो वह आपसे कैसे नहीं डरते। आप कहो तो मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। और खुशी मासी, जब डेविल अंकल आएंगे तो आप उनके कान पकड़कर कस के खींच देना। जब दर्द होगा तब उनको अकल आएगी, जैसे मम्मा मेरे कान खींचती है ना मम्मा? रूहान की बातें सुनकर खुशी, निकिता, गौरी, सोना और जोया तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी निकिता और खुशी ने एक साथ कहा, अरे वाह, यह आइडिया तो हमें मालूम ही नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रूहान, अब तो हम पक्का तुम्हारे अंकल का कान खींचने वाले हैं। तुम बस देखते जाओ। अच्छा, मेहंदी लग गई क्या? खुशी ने आगे आकर कहा। रूहान, अब बस करो बेटा,
आपने अपनी मम्मा को बहुत अच्छी मेहंदी लगा दी है, लेकिन यह अभी भी अधूरा है जब तक इसमें दूल्हे का नाम नहीं लिखा जाएगा। सेरेमनी पूरी नहीं होगी। लाओ, मैं नाम लिख देती हूँ, तुम जाकर खेलो। यह सुनते ही रूहान मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात? डैड के नाम की स्पेलिंग तो मुझे आती है। मासी, मम्मा के हाथ पर मैं लिख दूँ प्लीज? रूहान की रिक्वेस्ट करने पर खुशी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद रूहान अपनी मम्मा के हाथ पर मेहंदी से नाम लिखने लगा और कुछ ही देर में वह नाम कंप्लीट हो गया। सब लोगों ने जैसे ही नाम को पढ़ा पूरी तरह हैरान हो गए।